अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया निशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासा। नाजरीन, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि कराची की सूरत हाल पर वफाकी हुकूमत अब खामोश नहीं रह सकती, अमन कायम करना होगा। सिंध में अगर हमारी हुकूमत होती तो कल तक का इंतजार न करता। सवाल यह है कि कराची का मसला गुज़श्ता चंद सालों में इतना गंभीर हो चुका है, आखिर इसे सुलझाने के लिए किसका किरदार कितना अहम हो सकता है और वफाक इसमें क्या मदद कर सकता है। और चौधरी निसार का ये कहना कि अगर सिंध में हमारी हुकूमत होती तो अमन का कल तक इंतजार न करता। आखिर मुस्लिम लीग नून ऐसा क्या करती है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। साथ ही हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने रिमार्क्स दिए हैं कि आयन और कानून का तकाजा ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत इंतखाबात जल्द करा दे बल्दियाती इंतखाबात। अगर हुकूमतें ऐसा नहीं करती तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। क्या बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो पाएगा, आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही खबरें लेंगे क्लासा साहब और कायद साहब से। जी कायद साहब। शाजी, एक तो हमने कल स्टोरी की थी पानी की चोरी की, तो रात को मुझे लेट एक खबर मिली अपने नुमाइंदे से, उनसे बात भी करेंगे कि कोई 180 लोगों पर पर्चे हुए हैं जो पानी की थेफ्ट थी। क्या तफसील है और हमारी खबर पे एक्ट की है गवर्नमेंट ने, तो एक तो हम उन्हें जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि शुक्र है कुछ हुआ, और क्या हुआ ये पूछेंगे। और साथ ही बिजली की जो तवानाई पॉलिसी है हमारी वो आ गई है, इसकी सारी डिटेल तो आई है, मगर मैं उस पर भी जिक्र करूंगा। मगर एक बात जो आज फरतुल्ला बाबर साहब ने की है कि जी ये हुकूमत ने कहा था कि IPPs को जो आज बाकी के पैसे भी दे दिए गए, 480 अरब रुपया दे दिया गया, तो ये साग डार साहब ने कहा था कि इसकी तफसील हम वेब पे डालेंगे, तो वो कह रहे हैं वेब पे उस तरह से नहीं आई। और ये सवाल बड़ा दिलचस्प है कि एक तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें पॉइंट आउट की हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, टेक्निकल ऑडिट हुआ है नहीं हुआ, किसको कितने पैसे दिए, ये बात करेंगे। मगर साथ साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि जब आपकी हुकूमत थी तो क्या आप भी अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहा करते थे कि कितने पैसे किस तरह से ये ऑडिट हुआ IPPs का, इस पर बात करेंगे। और फिर आज क्लासरा साहब की स्टोरी एक थी, PM गिलानी साहब जो साबिक PM है, उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी। तो आज सुना है खबर आई है कि उनके वारंट जारी किए गए, मगर उनको रखने के लिए जो एक सेफ हाउस और बड़ी उनके शान निशान जगह भी तैयार की गई है। तो क्या ये आज वाकया होगा या नहीं? मूसा गिलानी का भी बता दीजिएगा ना, वो कहते हैं कि गिरफ्तारी नहीं देंगे गिलानी साहब ने यही कहा था गिरफ्तारी नहीं देंगे, मगर आज वो एंटी जो करप्शन या कोर्ट है जो एंटी करप्शन, उससे वो ले रहे हैं उनके लिए वारंट। तो आज क्या दिन, आज क्या ये डेवलपमेंट होगी, इस पर बात करेंगे। ठीक है, क्लासा साहब के पास चलते हैं। जी क्लासा साहब, आज आप क्या लेके आए? हाँ जी शाजी, आज एक तो बड़ी स्टोरी हमारे पास ये है कि मेरे पास एक डिटेल एक फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है जिसमें बड़े इंतहाई खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं कि इस वक्त दुनिया भर की जेलों में 8000 पाकिस्तानी ये कैद हैं और दुनिया के 56 ममालिक है जहाँ पे पाकिस्तानी उनकी जेलों में मौजूद हैं। और दुनिया का कौन सा इल्ज़ाम होगा, वो कहते हैं अंडर द स्काई ने इस कुरे अर्ज पे जो इन पाकिस्तानियों पे नहीं लगा, और जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पे हैं तो वो बड़े आपके साथ फाइंडिंग देंगे। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इसमें फेक करेंसी, मर्डर, इसमें थेफ्ट है, इसमें फ्रॉड्स हैं, इसमें बोगस मैरिजेस हैं। एक लंबी कहानी है, हम आपको बताएंगे किस किस मुल्क में हमारे कौन कौन से बंदे किन इल्ज़ामात पर वहाँ पे कैद हैं और कितने सीरियस और संगीन नवीयत के ये इल्ज़ामात हैं। ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं इंकशाफ हैं। ये कम से कम मेरे लिए तो नई चीज़ें थी इसमें जो सामने उन पे इल्ज़ामात ला के सामने आ रहे हैं पाकिस्तानियों पे। और दूसरी एक चीज़, हम उसको नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट को फॉलो अप करेंगे, वो भी आपको सामने आके चल रहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने अब जो प्लानिंग सेक्रेटरी की तरफ से जो उनको इंक्वायरी रिपोर्ट की दी गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। हाँ, उस रिपोर्ट में एक बड़ी अहम एक तजवीज़ थी जो मैं समझता हूँ जो उनको लेना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे कि ये वज़ीर आज़म साहब उससे क्यों खौफजदा हुए हैं। एक तजवीज़ थी जो प्लानिंग डिवीजन ने उनको दी थी कि आप ये मेहरबानी करके इंक्वायरी की बजाय ये काम करवा लें, तो वज़ीर आज़म साहब ने वो काम क्यों नहीं करवाया और उसमें कौन सी ऐसी ये डराने वाली बात थी कि उन्होंने कहा नहीं जी कि ये तजवीज़ काबिल कबूल नहीं है। वो तजवीज़ भी आपको बताएंगे कि जो वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद की है ये नंदी पावरपुर प्रोजेक्ट में, जिससे मजीद मेरा ख्याल इंकशाफात सामने आ सकते थे और दूध का दूध पानी का पानी भी हो सकता था। ये आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, लेकिन क्लासा साहब सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कराची की सूरत हाल पर। चौधरी निसार कहते हैं कि वफाकी हुकूमत अब कराची के जो हालात है इसमें खामोश नहीं रह सकती। अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो कल तक का हम अमन का इंतजार ना करते। आखिर मुस्लिम लीग नून ऐसी कौन सी पॉलिसी लेके आती, आखिर ऐसा क्या करती जो पिछले 5 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई और अब नहीं कर पा रही है?
शाजिया, ये बड़े अहम सवाल हैं जो आपने उठाए हैं, मैं इन पर बाद में आता हूँ। पहले मैं कहता हूँ कि कल जो इन चौधरी निसार अली खान साहब की मुलाकात हुई है जिस पे मीडिया ने फोकस नहीं किया, वो हुई है उनके वहाँ पे जो डीजी रेंजर से मुलाकात हुई, मेजर जनरल रिजवान से मुलाकात हुई। ये बहुत अहम है, ये उनकी मुलाकात है। इसका कुछ बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड है अगर मेजर जनरल रिजवान से वो मिले हैं और इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ बातें उनके साथ शेयर की हैं और मेजर जनरल रिजवान ने कुछ इन्फॉर्मेशन चौधरी निसार अली खान साहब को दी, तो वो बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन होगी। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे ये कराची में मीटिंग हुई थी और यही सवालात उठाए गए थे जो आप उठा रहे हैं कि ये क्यों अमन नहीं हो रहा। तो मेजर जनरल रिजवान ने, जिसके मेरे पास बकायदा मिनट्स भी पड़े हैं उस मीटिंग के मौजूद हैं, इन्होंने उसमें एक डिटेल ब्रीफिंग दी थी जिस पर रजा रब्बानी साहब नाराज हो गए थे। उस मीटिंग में मुशाहिद हुसैन साहब भी थे, रजा रब्बानी साहब भी थे, और उसमें अफसर साहब, ये खटक साहब चेयरपर्सन थे, वो मौजूद थे, और भी हमें उसमें सेनेटर्स मौजूद थे। उसमें उनका ये कहना था कि कराची में अमन इसलिए कायम नहीं हो रहा कि यहाँ पे हर पोलिटिकल पार्टी के इनके टेररिस्ट विंग्स हैं। ये उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड बात की थी जिस पर रजा रब्बानी साहब नाराज हो गए थे मेजर जनरल रिजवान से। उन्होंने कहा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप सियासी जमातों में इल्जाम लगा रहे हैं, आप ऐसी बात कर देते हैं, तो हमारे कोई विंग्स नहीं है। उनका यह कहना था अगर मुझे हुक्म किया जाए मैं सबूत पेश करने को तैयार हूं, मैं आपको एविडेंसेस दूंगा, नाम दूंगा कि किस किस मुजरिम का किस पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है। आज अगर इनकी मुलाकात हुई और ये बातें बाद में भी सामने आती रही, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की गई थी कि इन पोलिटिकल पार्टीज के अपने अस्करी विंग्स हैं और उनको खत्म करने को तैयार नहीं। एक पार्टी भत्ता लेती थी, दूसरे ने कहा कि हम क्यों ना लें, उसके बाद तीसरा चौथा। सो इस वक्त हर पार्टी ने अपने वहां पे टेररिस्ट पैदा किए हुए हैं कराची में। अब देखना ये है कि जो मैं इंटरेस्टेड हूं, जो पता चलना चाहिए कि मेजर जनरल रिजवान जो है, डीजी रेंजर्स जो हैं, वो ये कहते थे कि अगर हमें फ्री हैंड दिया जाए, अगर इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो तो हम कराची के हालात ठीक करके दे सकते हैं। ये उन्होंने सेनेट के रेंजर्स के हाथों में शहरियों की हलाकत हो रही है और इन्हें फ्री हैंड क्या दिया जाए। क्लासा साहब, इनकी अपनी कारकर्दगी पर इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं। शाहजहा, इस तरह के वाकयात दुनिया भर में हो जाते हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज का आपको याद है, वहां पे हो गया, लंदन में हो गया था एक काजी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, मेरे ख्याल ब्राजीलियन एक लड़का था जो भाग रहा था प्लेटफॉर्म पे, पुलिस ने उसको गोली मार दी थी, बाद में उसके वालिदैन से माफी भी मांगी कंपनसेशन की। इस तरह के ब्लंडर सिक्योरिटी एजेंसीज करती होती हैं, गलतियां होती है, एक आध इंडिविजुअल की गलती होती है। और इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि बिल्कुल आप उसको रेंजर के हाथ बांध के ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लें उसको, रेंजर को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात शाजी ने पॉइंट आउट की। जरा ये भी सोचें कि उनकी नफ्सियाती कैफियत क्या होती है विदाउट जस्टिफाइंग एनी क्रिमिनल एक्ट, कि एक आदमी खड़ा है नाके पे, उसे कोई पता नहीं किस गाड़ी में क्या है। और ये जो खास तौर पे हमने इससे पहले भी प्रोग्राम में बड़ा अच्छा पहले बात की थी कि जब ये आपको सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे रोकते हैं तो वो जान हथेली पे रखी होती है उन्होंने, और आप देख रहे हैं कि अब तो उनकी टारगेट किलिंग रेंजर्स की अपनी शुरू हो गई है, जो जवानों की। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था जो वाकया हुआ, उसको कोई भी कंडोन नहीं कर सकता। लेकिन जहां ऐसी सूरत हो, और ये एक और जो बात करासर साहब ने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ये बात जो उन्होंने की, मैं दोबारा इसको दोहराना जरूरी समझता हूँ कि एक तो ये कि ये नई बात है जो ये बता रहे हैं कि कायमा कमेटी में उन्होंने क्या कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो साफ तौर पे उन्होंने जो रेंजर के जो हेड थे उन्होंने कहा कि जी हर पार्टी जो है उसके यहाँ पे मौजूद है, विंग्स हैं। अच्छा, अब अगर आप इनको डिसबैन नहीं करते या आप इनको खत्म नहीं करते तो फिर अमर क्या माने है, इनको खत्म हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये हमें जवाब तो यही देंगे ना। और फिर एक हवाले से ये भी है कि रेंजर्स ऑन इट्स ओन तो कुछ नहीं कर सकती। बहरहाल वो जो भी है वो है तो सिविलियन इंतजामिया के थले। तो ये इसलिए मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद क्लासा साहब सवाल वही होगा कि आखिर मुस्लिम लीग नून ऐसा क्या करती जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई। इसका मैं जवाब लूंगी आपसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद क्लासेस साहब की तरफ भी मैं जाती हूँ। मैं इस पे पहले आपका भी टेक लेना चाहूंगी कि आखिर मुस्लिम लीग नून ऐसा क्या करती थी, वो कल तक का इंतजार न करती और कराची में अमन हो जाता। देखें जी, वो तो बहरहाल नहीं हम कुछ कह सकते क्योंकि हाइपोथेटिकल बात है। वही पुरानी गवर्नमेंट्स हैं और वो MQM को मिलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहरहाल ये गए हैं वहाँ पे, रहमान मलिक पहले इससे पहले जाया करते थे, तब जरा मुख्तलिफ ये था कि उनकी अपनी गवर्नमेंट थी जो पीपल्स पार्टी की वहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, बात यह है कि करना आपको ये पड़ेगा कि वहाँ पे बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी।
वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत बड़ा है वहां पे। अगर ये बात दुरुस्त है जो कि डीजी के रेंजर्स कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस तरफ इशारा कर रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपनी सफ़ों को साफ करें। आप ये जो मैं फिर अर्ज कर किए देता हूं कि एक्सटॉर्शन और भत्ते का जो सारा पैसा है, इसका मतलब ये है कि फिर ये कहीं कोई दरमियान में लाइन नहीं रही कि आप पॉलिटिकल और पॉलिटिकल एलिमेंट कौन से हैं, क्योंकि अगर इन्हीं के आगे विंग्स हैं जिस तरह के कहा जा रहा है, और ये तीनों पार्टियां ये सिर्फ जो है डीजी रेंजर्स ने नहीं कहा, ये तीनों पार्टियां बड़े सिद्ध के दिल से एक दूसरे, शाही सैयद साहब कहते हैं जी एमक्यूएम वाले कहते हैं जी शाही सैयद के हैं, पीपल्स पार्टी वालों को कहते हैं जी आप लियारी में हैं। तो अब क्या है ये सिलसिला, इस मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादा देर तक तो आप इस तरह से आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जी क्लासा साहब, आप क्या कहेंगे इस पे, क्या करती मुस्लिम लीग नून? शाजिया, इसमें 2-3 रोल मॉडल्स हैं जो मेरा ख्याल चौधरी निसार अली खान साहब वहाँ पे मैयज़ वहाँ पे ले सकते थे। एक तो पीपल्स पार्टी का मॉडल, जो बेनज़ीर भुट्टो दौर का मॉडल हमने देखा था, ये 1996 के बाद जो उन्होंने कराची को कंट्रोल किया था, कि एक शोएब सडल जैसा एक पावरफुल और इंटेग्रिटी वाला कोई पुलिस ऑफिसर ढूंढें, उसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो को अटैच करें और साथ में रेंजर्स की उसको सपोर्ट दें, या पुलिस की, लोकल पुलिस की। वैसे तो उन्होंने, आपको याद होगा, बेनज़ीर भुट्टो दौर पुलिस के जरिए ही उन्होंने मैनेज किया था। और दूसरा ये हो सकता है कि आप उनको वो पोलिटिकल अनासर, वो ग्रुप्स जो आपको वहाँ पे टेररिज्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बगैर आप कराची नहीं चला सकते, तो वो कहते हैं यू कांट बीट देम, यू ज्वाइन देम। फिर उनको ले आए, फिर उनको पावर में बिठाएं, ताकि कराची के हालात कुछ अगर दिन में 10 मार रहे हैं तो 2 मरना शुरू हो जाएं। एक तो ये हो सकता है। और तीसरी बात ये यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना पड़ेगा इनका मसला जो है यहाँ पे फेडरल हुकूमत का, कि इनकी अपनी हुकूमत नहीं है वहाँ पे। और चौधरी निसार अली खान साहब का जो मुझे लगता है बड़ा लिमिटेड किस्म का एक वो हालांकि वो बड़े दबंग एक वजीर दाखिला समझे जाते हैं, गो गेटर हैं, मतलब उनका ब्यूरोक्रेसी को चलाने का तजर्बा भी मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखा, बहुत अच्छा। लेकिन ये चीज़ ये उन्हें मानना पड़ेगी कि उनकी हुकूमत जो है 3 किलोमीटर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगी। उसकी वजह KPK में उनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में इतना पावरफुल वो शहबाज शरीफ साहब बैठे, उनके सूबे में मुदाखलत करना तो दूर की बात। आजकल इस्लामाबाद में मशहूर है कि शहबाज शरीफ साहब ही असल वजीर आज़म है, हर मीटिंग में मौजूद हैं, हर इजलास में मौजूद हैं, अहम फैसले वही कर रहे हैं, इवन ट्रांसफर पोस्टिंग उनके कहने पर हो रही है। तो डिफेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो शहबाज शरीफ साहब पे हैं, तो ये वहां पे भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। बलोचिस्तान में हाँ हो सकता है किसी हद तक जाए, लेकिन वहां पे हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा इंटरेस्ट है और चौधरी निसार अली खान साहब को ज्यादा वहां पे उनको एक्सेस नहीं मिलेगी। अब आते हैं यहाँ पे सिंध में, वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सो इनका जो रोल मुझे लग रहा है, इनका जो ये चौधरी निसार अली खान साहब का, कि चाहते हुए भी इनमें एनर्जी भी है, विजन भी होगा, पावर भी होगी, लेकिन ये 3 किलोमीटर जो हम मजाक करते हैं ना कि 0 पॉइंट से इस्लामाबाद शुरू होता है और पाक सेक्रेटेरिएट तक 3-4 किलोमीटर के उसमें ये रेडियस में खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा उनकी हुकूमत नहीं रहेगी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर कहा जाएगा कि आपका तो मैंडेट ही नहीं है, ये सूबों का, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला, आप कहां से आगे हमें डिक्टेट करने वाले, हम तो खुद मुख्तार हैं, हमारे सूबे में बंदे मरते रहे, जीते रहे, आप फेडरल हुकूमत चुप करके बैठे रहे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी फेडरल एजेंसीज को कह सकते हैं कोऑपरेट करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, आपको रेंजर्स कहीं पे चाहिए, FC चाहिए तो वो आके फराहम कर सकते हैं। हाँ, सो इसलिए मेरा ख्याल जो मुझे लगता है मादरत के साथ कि चौधरी साहब के लिए वो कहते हैं लिप सर्विस वाली बात तो ये ज्यादा होगी, लुक बिजी डू नथिंग वाला काम आपको ज्यादा नजर आएगा आने वाले दिनों में। उनकी हो सकता है सीरियसनेस हो चौधरी निसार अली खान साहब की, जैसे मैंने भी कहा कि इस वक्त तो उनसे बेहतर बंदा नहीं था इस काम के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है सूबों में जो हुकूमतें हैं उनको ज्यादा वहां पे उनको स्पेस। एक थोड़ी सी बात ऐड कर दो, थोड़ी सी क्लास साहब, जो मर्जी कर लें, जो बिग फिश है अगर आप उसको नेट नहीं करते, जो उस देखिए आप भत्ते वाले को, एक्सटॉर्शन लेने वाले को गोली मार दे, पकड़ लें, अंदर करें, उसको कोई छुड़ा के ले जाए, ये भी बात सामने आई थी कि जी हम पुलिस वाले कहते हैं हम किसी को पकड़ने लगते हैं, सजा देने लगते हैं, तो जो बिग फिश है, जो मेन बेनिफिशरीज हैं, उनके चेहरे से अगर ये पर्दा नीचे लेके नहीं आते, आवाम को नहीं दिखाते कि जनाब ये लोग थे, और फिर और क्या फिर इतनी जान है, इतनी ताकत है इनमें, ये कर सकेंगे, तो उससे इसके कुछ नहीं होगा, वरना आएंगे जाएंगे लगे रहेंगे। और कई साहब ये बड़ा बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई जो अरबों रुपए, सुने ना, एक मिनट दें, जो अरबों रुपए दिन का यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, जाहिर है दौलत से ही ताकत जुड़ी हुई है, फिर असला हर तरफ से, मैंने चंद दिन पहले यहाँ पे रिपोर्ट की थी कि हर तरफ से असला वहां पे जा रहा है। अगर आप उनको पकड़ के इनके सारे डिसमेंटल नहीं करते नेटवर्क्स, आप पीछे से हाथ नहीं डालते ताकि बेआसरा हो जाएं वो लोग जो नीचे उनके कारिंदे हैं, और फिर उसके बाद बड़ी बड़ी आंखें और चश्म कुशा खबरें आपके सामने आएंगी, और फिर शायद कराची ये ठीक कर पाए मौजूदा निजाम में, वरना तो फिर मैं जो कहता हूं वही कि फिर तो इनकलाब ही चाहिए, खुद उठ के अवाम ठीक कर लें। जो ये तो अभी मैंने ये बताया कि चौधरी निसार अली खान साहब ये नहीं कर सकते, उनकी मजबूरियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरियां हैं, सूबाई खुद मुख्तार, वट एवर जो कर सकते हैं
अब उस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद के बारे में अब यहाँ के लोकल पुलिस जो है, इस्लामाबाद के सबसे ज्यादा डिमोरलाइज्ड है इस वक्त, कि सुनने में ये आ रहा है कि मेरिट पे तकर्रियां नहीं कर रही। बाकायदा एक टर्म यूज की गई एक रिपोर्ट में कि लाहौरी ग्रुप डोमिनेट कर रहा है, कि जो लाहौर में ब्यूरोक्रेट थे या लाहौर में अफसर शही थी, पुलिस में थे, डीएमजी थे, वो सारे के सारे आके इस्लामाबाद पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। उनकी मर्जी से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। पुलिस के बारे में जो अच्छे ऑफिसर थे, मतलब उनका जुल्फकार चीमा का कहा जाता है कि इस्लामाबाद को एक बहुत बड़े दबंग किस्म के उसकी जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे तालिबान ने भत्ता लेना शुरू कर दिया। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब होता जा रहा है। आपके लाहौर की तरह स्ट्रीट क्राइम यहाँ बहुत बढ़ता जा रहा है। हम तो कराची को रो रहे हैं, यहाँ का स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। किसी एटीएम पे जाएं, वहां से पैसे छीने शुरू हो गए। गाड़ियां यहाँ पे इस्लामाबाद में अब पुलिस वाले मिलकर गाड़ियां चोरी करवा रहे हैं और बाकायदा डील करवाते हैं कि आपकी 20 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख रुपया देकर छुड़वा लें। इस्लामाबाद को पहले इन्हें रोल मॉडल बनाना होगा चौधरी निसार अली खान साहब को। बाकी सूबों को उस वक्त जाके बात कर सकेंगे, उनको सरमन दे सकेंगे जब इस्लामाबाद मॉडल सिक्योरिटी होगा, जो कि नहीं है इस वक्त। एक कॉलर है कराची से, आसिफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक मेरी अर्ज जरा तवज्जो सुनिएगा कि हेलो जी बोलिए। मेरी एक अर्ज है कि जनाब आली, जिन माशरों में इंसाफ और कानून खत्म हो जाता है वहाँ अंधेरे, जुल्मत के अंधेरे छा जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारा दुनियावी कानून है, क्या अल्लाह के कानून से बड़ा हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी किताब में बताया है कि मुजरिम को अगर कोई जुर्म करता है तो क्या सजा देनी चाहिए, और अगर मुजरिम को सजा नहीं देंगे तो जुर्म बढ़ेगा या कम हो जाएगा, ये फैसला हम सब मिलके यहाँ कर सकते हैं। आज ये कोई भी किसी किस्म का आप फैसला करें, कानून अगर बड़ा नहीं समझा जाएगा, अप्लाई नहीं किया जाएगा, अमल दरामद नहीं होगा सर, इंसाफ के बगैर कोई माशरा नहीं पनप सकता। तो मेरी दरख्वास्त है कि ये जितना जुर्म हो रहा है, अगर इसकी सजा नहीं दी जा रही है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जुर्म फैलते जा रहे हैं। आज चोर के हाथ काटे, यकीन करें अल्लाह जालिम नहीं है, लेकिन वो सजा से क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। क्लास साहब बात तो बिल्कुल ठीक है, जब तक किसी को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाएगी तो जुर्म तो बढ़ेगा बजाय कम होने के। आसिफ साहब का लास्ट कमेंट जो है ना कि चोर के हाथ काटे जाए, तो मेरा ख्याल आसिफ साहब को भी पता होगा कि हजरत उमर के दौर में बाकायदा ये सजा को वो कर दिया गया था, वक्ती तौर पर डेफर कर दिया गया था, क्योंकि उस मुआशरे में पहले वो हालात पैदा करने जरूरी है सोशो इकोनॉमिक के, लोग चोरी ना करें, लोगों को चोरी की जरूरत पेश ना हो, ये बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल इस्लाम को हम बाज़ दफा गलत जाकर प्रोजेक्ट करते, इस्लाम से बेहतर मजहब दुनिया में कोई नहीं आया। ये बताना होगा कि चोर के हाथ किस वक्त काटे जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी ने चीज उठाई आप जाकर उसके हाथ काट दें, उसका सोशो इकोनॉमिक रीजन आपको उसको दूर करनी होगी, आपको एक वहां एनवायरमेंट देना होगा, उसके बाद आप ये सजाएं जो जिस तरह की वो बता भी रहे थे उन पे आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये बात आसिफ साहब की ठीक है। लास्टली सर, आसिफ साहब की ये बात ठीक है कि अगर आप मुआशरे में अक्रॉस द बोर्ड लॉ नहीं लाएंगे, सजाएं नहीं देंगे, इस तरह की चीजें पनिशमेंट उनको नहीं मिलेगी तो खौफ ही नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि हम कराची को ठीक करके देंगे। भाई छोटू गैंग, वो जो उस दिन काजी साहब भी बात कर रहे थे, एक छोटू गैंग से आपसे संभाला नहीं जाता, पूरे पंजाब से 60 आपकी % आबादी, आप कहते हैं हम जाके कराची। नाम तो उसका छोटू है लेकिन खासा बड़ा लगता है। बिल्कुल, नाम से वाकई छोटू है लेकिन खासा बड़ा लगता है। मतलब ये कि हर जगह पे ये छोटू गैंग मौजूद है, इस्लामाबाद में मौजूद है। जैसे लास्ट टाइम हमने आपको याद हो शकील अंजुम साहब को स्टोरी ली थी, यहाँ पे भत्ता वसूल किया जा रहा है, यहाँ पे तालिबान अब आपको अगवा कर रहे हैं और यहाँ से आके पैसे ले रहे हैं। एक वो मुझे सही याद नहीं आ रहा, इस्लामाबाद तो ठीक करें थोड़ा सा। साहब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पाउंसिंग लाइक अ वुल्फ एंड रनिंग विद द रैबिट, कि जो ये है ना, ये यूं लगता है कि ये साथ जो है शामिल भी होते हैं और फिर आके बैठ जाते हैं, बड़ा जुल्म हुआ हमारे ऊपर। ये मुनाफिकत खत्म करें, चेहरों से पर्दे चाक करें, हमें बताएं। ये सोशल मीडिया पे हम बात कर लेते हैं, सीना गजट में बात चलती रहती है, ऑफ द स्क्रीन भी बात कर लेते हैं। इनमें अगर हौसला नहीं है इन लोगों को पकड़ने के सामने लाने का तो कुछ नहीं होगा, कहानी होगी, कहानी ऐसी चलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। क्लास साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कहते हैं कि वफाक और जो सूबाई हुकूमतें हैं बल्दियाती इंतखाबात करा दें, अगर नहीं कराती तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपना हुक्म सुना देगी। तो क्या बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन होता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उज़र पेश किए जा रहे हैं सूबाई हुकूमतों की जानिब से। ये चीफ जस्टिस साहब जाते जाते, क्योंकि 11 दिसंबर मेरा ख्याल है, फैम करेक्ट, इनकी बर्थडे का जो दिन है, इनकी रिटायरमेंट का दिन है जो आने वाला है, उससे पहले अगर इस मुल्क और कौम के लिए कुछ बेहतर करके जाएं, अगर मैं समझूंगा, वो यही बल्दियाती इंतखाबात हैं। ये गवर्नमेंट्स वाला इनका बल्दियाती जिसकी हम बात करें, इससे बड़ी फेवर वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की नीयत में बेमानी लग रही है। ये फिर कह रहे हैं हमें 6 महीने चाहिए, ये क्या करेंगे 6 महीने बाद? ये सारे का सारा तबका रूलिंग एलीट
ये चाहे नवाज लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी या दूसरी, ये इंतजार कर रहे हैं कि चीफ साहब रिटायर हों, उसके बाद हम खुल के खेलें, मर्जी की फिर पटिशन डाल देंगे, 6 महीने बाद पीपल्स पार्टी फिर आ जाएगी, चीफ जस्टिस साहब होंगे नहीं, उस वक्त ये आगे 100 किस्म की मजबूरियां पेश कर देगी। अटॉर्नी जनरल जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में देही इलाकों में करवा सकते हैं, शहरी इलाकों में नहीं हो सकते, ये क्या उज़्र पेश कर? वैसे ये अटॉर्नी जनरल साहब पता नहीं किस ये दुनिया में रहते हैं और पता नहीं कहां से हैं। मेरा मतलब है आई एम सिक ऑफ इट, जो मुझे चीज समझ नहीं आ रही। और भाई मेरे दुनिया के बहुत बड़े जो ये शहर होते हैं, शहरों में आप पहले रोल मॉडल बनाते हैं, एक्सपेंड करते हैं उसको देहातों तक लेके जाके। दुनिया का कौन सा बड़ा शहर है जिसमें मेट्रोपॉलिटन नहीं है, जिसका वहां पे उनकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, लंदन में नहीं है, आपके न्यूयॉर्क में नहीं है। न्यूयॉर्क का मेयर कितना बड़ा, सबसे बड़ा तोप चीज समझा जाता है। अब लंदन के मेयर की कभी बात सुने आप दुनिया का कौन सा एडवांस मुल्क है जहां पे पहले आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, लोकल तौर पर मेयर का कंसेप्ट नहीं है। ये सारे खौफजदा लोग हैं, ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर ये लोगों को यह पसमानदा रखना चाहते हैं, उनको नई लीडरशिप को ये रोकना चाहते हैं। मैं इस पे आपका टेक लूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। कायद साहब आप क्या कहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के होना चाहिए कानून में जो लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी तो वही बात है जो मैं पहले भी अर्ज करता रहता हूँ। बात यह है क्लासरा साहब कि यहाँ पे रोटी राइट नहीं प्रिविलेज है, इंसाफ राइट नहीं प्रिविलेज है, इस्तेहकाक है। आपको जो है और फिर आपकी जो आमदनी है 8 से 9 हज़ार रुपये है। यहाँ पे मसला ये है कि एक निज़ाम आता है, हम कहते हैं नहीं है ज़रा वो वाला आ जाए तो कभी अभी लोकल बॉडीज़ आ जाएं, फिर यूनिवर्सल बॉडीज़ आ जाएं, फिर इंटरनेशनल बॉडीज़ आ जाएं। बात यह है कि एक आदमी के डोर स्टेप पे वो तमाम राइट्स जो 1973 के आइन में लिखे गए हैं वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अभी कल की बात है, ये इलेक्शन हुआ था, ओ हो जी बस रुक के यार 61 62 कौन सी आर्टिकल थी वो आई और बिल्कुल एक छलनी होगी, उसमें से गुजरेंगे और फिर जो हुआ वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। अब ये आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रही है, हमें मनोहन इस पर अमल भी करना चाहिए। सवाल आम आदमी यही पूछता है कि जनाब मैं जब इंसाफ की मंडी में जाता हूं तो मेरी जो इनकम है उस इनकम से मैं किसी तहसील का, सब तहसील का जूनियर वकील हायर नहीं कर सकता। फिर मुझे एक बात और याद आ जाती है कि वो मैंने एक ह्यूमन राइट्स की खातून से पूछा कि मादाम ये बताएं कि जिस मुल्क में रोटी राइट नहीं है, सेहत राइट नहीं है, आपके इंसाफ राइट नहीं है, आप कौन से राइट्स हमें लेके देते हैं? तो कहने लगी वो तो 20वीं सदी के राइट्स थे जो आप बात कर रही हैं। तो मैंने अर्ज किया कि हुजूर क्या अभी 21वीं सदी में लोगों को भूख नहीं लगती या उन्होंने बीमार होने से इनकार कर दिया है? तो इशू ये है कि इफ यू डू नॉट रिलेट दीज सिस्टम्स टू द राइट्स ऑफ द मैसेज, आप लोगों के जो राइट्स हैं, जो उनके हकूक हैं, उनसे आप किसी निज़ाम को नहीं जोड़ते और नीचे से दौलत का जो यूं एक ऊपर जा रहा है, वो जो हम देखते हैं कि ट्रिकल अप हो रहा है ट्रिकल डाउन की बजाय। जो करोड़पति थे वो अरबपति हो गए हैं, 190 अरब का उसने टैक्स माफ करा लिया, अरबों से नीचे करप्शन नहीं है, नीचे जिंदगी सिसक रही है। अगर आप रिलेट नहीं करते डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को विद द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द मैसेज, तो इट विल इन द अल्टीमेट एनालिसिस इट विल मीनिंगलेस। आपके मतलब में, आपके ख्याल में सूबाई हुकूमतें इन मसाइल से आगाह नहीं है, उन्हें नहीं पता ये आगाह हैं या नहीं है? मसले मौजूद है, ऐसा नहीं है उन्हें नहीं पता ये मसाइल है। ये अटर पॉवर्टी मौजूद है यहाँ पे। कानून मुझे बताएं, इंसाफ की बात करते हैं, कोई यहाँ के 70-80% लोग जो हैं वो तो बेचारे कभी सुप्रीम कोर्ट के आगे से नहीं गुजरे, उनके यहाँ पे तो बड़े मुकदमे होंगे ना जी। तो मैं कहता हूँ क्या उनको रिलेट नहीं करते? अगर रिलेट नहीं करते आइन की शक्लें पढ़ते रहेंगे। आप जो बात कह रहे हैं कि 90% पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आगे से गुजरे नहीं है, उन्हें गुजरना भी नहीं चाहिए आइडली तौर पर। ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो बैठ के छोटे कोई उनके जदाद के मसाइल हैं, थाने कचहरी के मसाइल। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इदारा है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, कॉर्पोरेट के और बिग केसेस आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाँ गाइडलाइन दे सकती है, ऑब्जर्वेशन दे सकती है, जो देती भी रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी तो ये दरखास्त ये होगी कि जाने से पहले जीरो टॉलरेंस करके पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को ये मत वक्त दें, ये टाइम बहें के टैक्टिस, डल्टी टैक्टिस में कहूँगा इस्तेमाल इन्होंने 5 साल पहले भी किए हैं। आप कहते हैं 6 महीने
चाहिए वो। अच्छा, आपको पंजाब कहते हैं हम गैर जमाती इलेक्शन करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? ये ना हो कि वहां पे पीटीआई जीत जाए और हम यहाँ पे हम सूबे में बैठे हो, पीछे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पता चला पीटीआई बैठी है या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात बैठी हुई है। ये वो खौफ एक मिनट दीजिएगा। और जो बात अपने आपको जमहूरियत, अपनी जमहूरियत पसंद तो कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत के लिबास में मैं तो इन सियासतदानों को बाज़ दफ़ा आमरू से भी बदतर देखता हूं कि ये पावर्स को डेलीगेट करने को तैयार ही नहीं। मसलन वही जो बात अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, इस्लामाबाद में हम नहीं करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे? यहाँ पे हमारा चीफ कमिश्नर बैठता है, हमारा डिप्टी कमिश्नर बैठता है, हमारा सेक्रेटरी दाखिला बैठता है, हमारा यहाँ पे वज़ीर आज़म बैठते हैं, तो हमारा हुक्म कैसे चलेगा और हमारी बादशाही कैसे चलेगी अगर यहाँ पे मेयर आ गया इस्लामाबाद का? ये वो पर्सनल इनके पेटी इनके मसाइल, मैं कहूँगा पेटी इश्यूज हैं इनके, जिसको लेके इन्होंने इस मुल्क में डेवोल्यूशन नहीं होने दी। इन्होंने लोगों तक बेसिक जो उनके राइट्स है सेल्फ गवर्नेंस के वो नहीं होने दिए, नई लीडरशिप सामने नहीं आने दे रहे। अपना बच्चा वजीर, अपने रिश्तेदार, अपना मामा चाचा भतीजा बहन भाई वो सारे पॉलिटिक्स में ले रहे हैं। और रास्ता कैसे रोका गया? बलदियाती इलेक्शन के जरिए रोक दिया गया कि आप सामने अभी कहा कि बड़े मसाइल आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जिस वक्त तक इस मुल्क के आम आदमी की रोटी बड़ा मसला नहीं बनता, जिस वक्त तक बच्चे यहां खसरे से मरते रहेंगे और हम जो है जाली वैक्सीनें और अपनी किक बैक्स के चक्कर में लोगों के बच्चों को सब सारा काम सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को तो मैं कह नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह मिलती है, उनका भी तो काम है कि वो कुछ करें। सुप्रीम कोर्ट को ना कह रहा हूं, ना ब्यूरोक्रेसी को कह रहा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे नजदीक आम आदमी का फाका छोटा मसला है। हमारे नजदीक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अगर ये जिस वक्त तक बड़ा मसला नहीं बनता, आपकी डेमोक्रेसी जो है एक एम्प्टी स्लोगन है, एक नारा है। इसका मतलब आपने उसकी रूह को उसमें से निकाल दिया है, क्योंकि जमहूरियत का मतलब है जमूर का मतलब है अवाम का मतलब है मैसेज। उनके साथ पेट लगा हुआ है, उनके साथ बीमारियां लगी हुई हैं, उनको स्कूल चाहिए। हम बड़ा मसला, हम जी फिलहाल बड़ा मसला हम बड़े मसले आवाम को मैंडेट, मेरी बात, हम बड़ा मसले हल कर लें, आप जरा 2-4 सदियां भूखे रह लें। ये जब तक हम खत्म नहीं करते, आप हर वक्त भी खाना नहीं खाना होता बंदे ने, मतलब दिन में 2-3 दफा खाना होता, पेट की बात है ना आपके और कुछ रिक्वायरमेंट 3 करोड़ बच्चे आपके स्कूलों से बाहर बैठे हैं भी होती हैं। सर जी कभी हमने फाका देखा नहीं ना, हमने कभी फाका देखा खाने पीने के अलावा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंसान को जिंदा रहने के लिए। कराची शहर की रिपोर्ट देख रहा था कि एक बाप बता रहा था कि 9,000 रुपए मेरी आमदन है, 4 उसकी बेटियां वहां बैठी हुई थी, एक बीवी बैठी हुई थी, एक एंकर बैठा हुआ था। वो कहते कि हम दिन में रोजाना एक फाका जरूर करते हैं, और ये यहाँ की मेजोरिटी है, और we don't give coverage to them। हमारे लिए बड़ा मसला सिर्फ ये कि आवाम ने मैंडेट दिया नहीं, लोगों को मैंडेट दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम तो नहीं है ना। ये मैंडेट दिया 1 करोड़ जो है 48 लाख लोगों ने। मैं 180 मिलियन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके अक्सर के पास शायद शिनाख्ती कार्ड ही ना हो। तो हम जब तक इन सारे सिस्टम्स को रिलेट नहीं करते, डिलीवर नीचे नहीं करते, ऊपर हम बहस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासेस साहब, आगे बढ़ते हैं, आपकी खबर की तरफ आते हैं। बड़ी अहम जो आपकी खबर है, 8,000 पाकिस्तानी 56 ममालिक की जेलों में कैद है, और आप बता रहे थे कि कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं है जो इन पर ना लगाया गया। मैं ये जो रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान की वजारत खारजा की रिपोर्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, और बहुत इसमें शॉकिंग किस्म के इसमें इल्ज़ामात हैं जो मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी जिनको सुन के कोई भी अब उसका क्या कहना चाहिए कि उसको फ़ख्र से तो हरगिज़ उसका सर बुलंद नहीं हो सकता। कौन सा इल्ज़ाम है जो इन पाकिस्तानियों पर नहीं लगा? टू बी एग्जैक्ट मैं आपको फिगर बताऊँ, ये 7,971 पाकिस्तानी हैं जो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, दुनिया के 56 ममालिक हैं। बहुत सारे मुल्कों ने इनको रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हमारे प्राइवेसी लाज हैं, हम आपको बाउंड ही नहीं है पाकिस्तान को बताएगा, आपको बताएंगे आपको कौन कौन सा नेशनल हमारे यहाँ कैद है। और सबसे ज़्यादा जो कैद हैं आपके दुबई में हैं, आपके सऊदी अरेबिया में हैं, इसके बाद ये इंडिया में हैं। इल्ज़ामात ज़रा अगर सुनते जाएँ जो इन 56 ममालिक हैं, तो ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम जदीद ममालिक जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जाते हैं, रहते हैं, या वहाँ पे कोई फ्रॉड्स करते हैं, वटेवर, उन पर इल्ज़ामात भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो पाकिस्तानियों पर लग रहा है ये दहशतगर्द है। दहशतगर्दी का ये तकरीबन हर दूसरे मुल्क में जो पाकिस्तानी वहाँ पे कैद है उन पर इल्ज़ाम है कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जिस पर मेरा अपना टेक है कि जितने अफगानी हैं जो आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने नादरा वगैरह साथ इनके साथ मिल के इनसे पासपोर्ट बनवाए, इनसे शनाख्ती कार्ड लिए कि आपकी ड्रग ट्रेड में मोस्टली अफगानी इन्वॉल्व है जिनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, और दुनिया भर में हमारी आगे उस पर बदनामी हो रही है। अच्छा, साथ में आपको कुछ मैं जल्दी से बता दूं, इस पर कत्ल के बहुत सारे पाकिस्तानियों पे केसेस हैं, इन पे थेफ्ट पे है, फेक इनके आइडेंटिफिकेशन के हैं, रेप के बहुत सारे केसेस हैं, जो अच्छा इवन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूजेस के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और इस पे फिजिकल इसमें असॉल्ट इसमें बहुत सारे हैं, वायलेंस के बहुत सारे पाकिस्तानियों पे इन पे इल्जामात है। सऊदी अरेबिया में सबसे ज्यादा इनकी तादाद आ रही है।
ये इनको डिटेन किया गया, ये चीजें जहन में रखें। हो सकता है हमारा सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज अजीब सी लगती है कि किसी पे इल्जाम लग जाए पकड़ लें। उन दुनिया के मुल्कों में ये मॉडर्न ममालिक हैं, सिविलाइज ममालिक हैं, जब तक किसी के पास उनके पास एनफ या एविडेंस ना हो वो किसी को डिटेन भी नहीं कर सकते, अदरवाइज जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। उनके पास अगर मजिस्ट्रेट से भी उन्होंने जाके इजाजत ली है, बाकायदा आके प्रोसेस किया है, तो डिटेन करने के लिए प्रोसेस है। बहुत सारों को, जिसकी डिटेल में बाद में दूंगा इसको फॉलो अप के तौर पर, कि बहुत सारों को सजाएं हो चुकी हैं, अपनी सजाएं भुगत रहे हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ऐसे यूके, ये बरतानिया में है, पाकिस्तानी है वहां पे, ये 335 पाकिस्तानी इस वक्त बरतानिया में कैद है, जिन पे इल्जाम आए हैं ये बैलेंस के हैं, सेक्सुअल ऑफेंस के हैं, थेफ्ट के हैं, फ्रॉड के हैं, रेप के हैं, मर्डर के हैं। और जो पाकिस्तानियों पर सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है बाहर की दुनिया में कि बोगस मैरिजेस करते हैं, ये पेपर मैरिजेस आप जिसको कहते हैं कि वहां पे रहने के लिए करते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी, अमेरिका में हमने देखा, यूएसए में 102 के करीब हैं। अच्छा, वहां पे जो पाकिस्तानी कैद हैं, अमेरिका में कैद, उन पे बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के उन पे इल्जामात हैं। एक तो मोस्ट इमिग्रेशन वायलेशन के आ रहे हैं। अच्छा, फिर सेक्सुअल असाल्ट के हैं, मर्डर के हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है। अच्छा, ओवर स्टे है वहां पे, उनके इलीगल एंट्री अमेरिका में जो पाकिस्तानी कैद हैं उन पे फ्रॉड के हैं, थेफ्ट के हैं, ड्रग्स रॉबरी है, और अगेन मैरिजेस फ्रॉड भी अमेरिका से वहां से उनसे रिपोर्ट हो रहे हैं। बात दुनिया के ममालिक जिनमें एक एक दो वहां पे हैं। इवन स्विट्जरलैंड जो बड़ा पीसफुल मुल्क समझा जाता है, 2 पाकिस्तानी कैद हैं जिन पे कत्ल का इल्जाम है कि उन्होंने वहां पे कत्ल किए वहां पे। तो ये आपको मैंने एक क्विकली इसका एक रिव्यू। इंडिया में है, इंडिया में हमारे ये 485 के करीब पाकिस्तानी हैं। अगेन ज्यादातर जो एक चीज अच्छी है जो इंडिया में हमने देखी है कि वहां पे इमिग्रेशन लॉज की ये वायलेशन की गई है, उसमें बॉर्डर क्रॉसिंग है, सच कोई टेररिज्म पे पाकिस्तानी कैद नहीं है, कोई वहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग पे कोई वहां पे मुलविस नहीं है, रेप में नहीं है, जो इल्जाम हमने यूरोपियन कंट्री में देखे। इंडिया में जितने भी हैं, आपको ओवरस्टे है या आपकी क्रॉस आपने आके ये बॉर्डर्स किए, तो ये वो कुछ ये चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि दुनिया भर में जो हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इसकी बदनामी हो रही है। ये चीजें 8000 लोग हैं, जाहिर है ये नहीं होना चाहिए, मगर बहुत से लोग हैं जो तालीम भी हासिल करते हैं वहाँ पे नाम भी बना रहे हैं, साथ साथ ये भी खेल है। तो अभी मेरे ख्याल में प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कायस साहब की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। का सब नई एनर्जी पॉलिसी क्या है? ये तो खैर सामने आई है, इसमें मोटे मोटे जो इसके हैं उसमें एक 2017 में ये कह रहे हैं कि हम ख़त्म करेंगे आपकी लोड शेडिंग, इसके अलावा 2018 तक आप सब्सिडीज़ ख़त्म कर देंगे, सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, इसका जो टैरिफ है दिस एंड दैट, वो सारी आज छपकी है। मगर मैं आज बात करना चाहता हूँ जो बात फरतुल्लाह बाबर साहब ने कही है। फरतुल्लाह बाबर साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने हमें याद दिलाया है कि अब हमारे साकडार साहब ने कहा था कि जो भी हम पेमेंट करेंगे, आज आपको पता है दूसरी ट्रांच भी हमने दे दी है 170, हाँ जी 480 और 450 अरब रुपये हमने अदा कर दिए। तो लेकिन इसके बावजूद अभी लोड शेडिंग में कमी, शायद हम चले 2-4 दिन और देख लेते हैं, अल्लाह करे आ जाए। अच्छा, उन्होंने कुछ बातें ये कही हैं कि जी हमें कहा गया था कि ये बड़ी शफाफ अंदाज से हम इसको अपनी वेब पे लेके आएंगे। मैं सिर्फ आज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वाटर एंड पावर की वेब देख सका, वो भी जल्दी में, मगर इनका कहना यह है फरतुल्लाह बाबर साहब का कि जो चीज़ें उस पर आनी चाहिए वो क्या है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो पावर एक जो IPP जितनी उसने पावर प्रोड्यूस की है, पता होना चाहिए कि जो अब पैसे दिए गए हैं और किस टाइम के दौरान उसने प्रोड्यूस किया, उसको किस रेट से ये पैसे दिए गए हैं, और उसके बाद ये कि इसका क्या डिटेल टेक्निकल ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ। ये प्री रिक्विजिट है उनको ये पेमेंट करने का बकौल उनके। और फिर उन्होंने कहा कि 2 कंडीशंस थी हमारी उनके साथ जो IPPs हैं। एक ये थी कि जितने भी थर्मल प्लांट्स हैं जिनकी 2000 मेगावाट से तक की कैपेसिटी है, उनको हम कन्वर्ट कर देंगे कोल या चीप एनर्जी पे। तो उनका कहना है कि ऐसा तो कोई है नहीं, या बहुत ही कम है, या नहीं ना होने के बराबर है जिनकी, तो ये एक आई वॉश है कि जी हम थर्मल को कोल पे ले आएंगे। जब 2000 मेगावाट का है ही नहीं तो फिर ये कैसे होगा, ये हुड विंक है उनके ख्याल में। फिर उन्होंने कहा था कि जी वो IPPs ने ये भी कंडीशन मानी थी कि वो ऑप्टिमल जो है वो जो उनकी कैपेसिटी है इस पे वो बिजली पैदा करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 450 या 450 अरब रुपया कम नहीं है। और साथ एक और खबर भी आज छपी है जिसमें यह बताया गया 220 अरब रुपए की उन्होंने चोरी की जा रही है बिजली, जिसमें से 90 अरब रुपए की चोरी की है और बाकी शायद लाइन लॉसेज और वट एवर। उसमें एक नया कानून भी वो बना के लेके आ रहे हैं कि जिसमें जो है सजाएं होंगी, जिसमें जो चोरियां पकड़ने की बात करें तो क्या ये अक्रॉस दी बोर्ड हो सकेंगी। मेरे ख्याल में कराची के हवाले से इन्हें हम नहीं पूछेंगे ना आवाम पूछेंगे, क्योंकि कराची तो
डायरेक्टली तो ये कंट्रोल नहीं कर रहे, वहां पे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ये जो इतना बड़ा मेस है, और फिर साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और राय दी थी कि ये जो NFC अवार्ड है इसमें से आप पैसे पहले से रख लें और एन ब्लॉक या बल्क में खरीद लें वो, मगर 3 सूबों ने इनकार कर दिया। और फिर ये बात ये है कि 500 अरब रुपया गालबन है जो मैं आज फिगर देख रहा था पंजाब का, या जितना भी इनका NFC अवार्ड है, ये तो सारा NFC अवार्ड ही इसमें चला जाएगा। अगर ये बिजली की कीमत को रिड्यूस नहीं करते, अगर 1500 अरब रुपया जो है सब्सिडी हुई पिछले 5 सालों में, और वो जो 68-60 बिजली की कीमत कम, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इतनी कीमती, और फिर बिजली है भी नहीं। अब 17, 18, 10, 12 घंटे तो लोड शेडिंग हो रही है ना, इसका मतलब ये कि 12 घंटे की लोड शेडिंग हम खरीद। तो जब तक इसको शफाफ तरीके से ठीक नहीं करते, यही वाटर लू है, मुस्लिम लीग नून का ये वाटर लू है। कराची तो देखेंगे किस तरफ जाता है, उसमें जो भी ये कहना कि अदायगियां शफाफ ने, इसका मतलब इसमें भी कोई घपला, उसमें ये है कि वो कह रहे हैं ये सारी चीजें आप जिस तरह सागदार साहब ने कहा था। मगर मैं जाते जाते एक और बात कहना चाहता हूं कि फरतुल्ला बाबर साहब को ये आज बात याद आई जब उनकी गवर्नमेंट जाती रही, क्योंकि जब जो सदारती महल है हमारा, या जो सदर साहब हैं, वो जब सदर इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो किसी पार्टी के नहीं रहते, वो वफाक की अलामत होते हैं। तो क्या कभी इन्होंने ये राजा परवेज अशरफ साहब को या पूछा कभी, उनको कभी ये लिख के भेजा? बहरहाल ये गलत बात नहीं है, उन्होंने नहीं किया तो इन्हें अमल करना चाहिए। क्लासेस साहब आप इस पे कुछ कहेंगे? बात काजी साहब ने कह दी कि यकदम फरतुल्ला बाबर साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हो गए हैं, यकदम उन्होंने कमेटीज़ की, स्टैंडिंग कमेटीज़ की मीटिंग में आना शुरू कर दिया है और बड़े पर्टिनेंट वहाँ सवालात उठाते हैं। नो डाउट कि फरतुल्ला बाबर को मैं एक ज़हीन और बड़ा मंझा हुआ सियासतदान समझता हूँ, लेकिन वो भी टिपिकल बिल्कुल रिवायती सियासतदानों की तरह कंप्रोमाइज़ हैं। 5 साल तक वो सोए रहे हैं, वहाँ पर प्रेस रिलीज बनाते रहे और लोगों को कहानियाँ सुनाते रहे, सदर साहब का मतलब ये नहीं था वो था। अब यकदम बहुत एक्टिव हो गए और सवालात वो बिल्कुल जेन्युइन उठा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं रिपीट करूंगा कि ज़हीन पार्लियामेंटेरियन जो पाकिस्तानी में पार्लियामेंट में कोई अच्छे चंद आपके इंटेलिजेंट कोई, लेकिन सवाल ये कि अभी सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं पिछले 5 सालों में? इंटेलिजेंस का मैं उसी पे जा रहा हूं, उनकी इंटेलिजेंस का इस मुल्क को 5 सालों में फरतुल्ला बाबर का कोई फायदा नहीं हुआ। वो बैठे हुए थे बड़ी पावरफुल पोजीशन में और जो ये चीजें बता रहे हैं, मैकेनिज्म हमें समझा रहे हैं, ऑडिट होना चाहिए, इसको रखना चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप इसको वेबसाइट पे डालें। तो भाई साहब आप अभी बिल्कुल रिसेंटली महीना नहीं हुआ निकल के हैं, अभी आपके स्कैंडल की हम जो गर्द है उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। सो हमारे सियासतदान बड़े शाने बन जाते हैं द डे दे आर आउट ऑफ पावर। इनसे अक्लमंद, इनसे समझदार, इनसे सोबर और दुनिया जहां की पूरी विजडम लगता है इन लोगों में आ गई है। इसलिए फरतुल्ला बाबर साहब जरूर चेक रखें, सवालात उठाते रहें, लेकिन उनकी विजडम से उनकी अपनी हुकूमत फायदा नहीं उठा सकी और बात की समझी से उन्होंने भी कोशिश नहीं की कि वो थोड़ी सी अक्ल देने की इनको कोशिश करें। हमने तो सिर्फ इतना जानना चाहा है कि भाई हमारी खाल जिस तरह पिछली दौर में उतरती रही, आप भी उतरनी है या क्या होना है? आगे बढ़ते हैं। उतरेगी काजी साहब, क्लासेस साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से ऑडिट क्यों नहीं कराया? कौन सी तजवीज़ थी? क्यों उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी? नंदी पावर प्रोजेक्ट जो केस था, शाजिया, ये जो नंदीपुर का आ रहा है प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े लोग, इसमें टॉप के एंकर्स भी इसमें मुलविस हो गए जो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि नंदीपुर में ये नहीं हुआ बुलावल। मुझे भी किसी बहुत बड़े एंकर की कॉल आई थी, 1 घंटा तक मेरे साथ भी मुझे भी समझाने की कोशिश करते रहे, जनाब ये बिल्कुल 57 रुपए वाली डील है, बड़ी शफाफ है। एक एंकर साहब थे, मैं हजूर आप जो चाहें आपका वो कहते हैं हुसन करिश्मा साज करे। मैं कि कितनी देर लगती है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को कहा जाए कि आप इसका ऑडिट करवा लें। जो स्टोरी हमारी आज की कि नंदीपुर पावर जो ये प्रोजेक्ट है जो है ये सेक्रेटरी प्लानिंग का काम नहीं है। सेक्रेटरी प्लानिंग साहब तो इसमें बाकायदा पार्टनर है इस क्राइम में। अगर ये क्राइम है तो वो तो हिस्सा थे उनके, तो ये डिपार्टमेंट ने बाकायदा उसकी रिपोर्ट तैयार की थी। अब ये हमारे सामने आ रहा है कि प्लानिंग डिवीजन के एक विंग ने, एनर्जी विंग ने इसको अपोज भी किया था कि आप कॉस्ट एस्केलेशन जो कर रहे हैं 57 अरब कर रहे हैं, ये गलत है। वो रिपोर्ट लेके वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास गए, नवाज शरीफ साहब के पास, उनको कहा कि सर आप एक इंटर मिनिस्ट्रियल यहाँ कमेटी बना लें जिसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को डालें। नवाज शरीफ साहब को शायद खदशा लगा कि अगर इसमें ऑडिटर जनरल पाकिस्तान आएंगे तो एक्सपोज होंगी चीजें। ये जहन में रखने की बात है पाकिस्तान के लोगों को कि अगर किसी के पास टेक्निकल नो हाउ है, जो करप्शन के स्कैंडल पकड़ सकता है, जो इसको टेक्निकली इनकी जो मार धाड़ है, इनकी डीलिंग्स हैं, वो सारी ऑडिटर जनरल पाकिस्तान पकड़ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ अर्से में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को बहुत जानबूझ के ऊपर उठाया गया है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के ऑफिस को बिल्कुल डाउनग्रेड किया गया है। रीजन यही है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है, आपकी चोरियां डाके पकड़ सकता है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि नवाज शरीफ साहब ने कोई चीज नहीं छुपानी, उनके 3-4 बड़े बड़े मिनिस्टर्स के नाम आ रहे हैं कि वो इसमें ये मुलविस है, एस्केलेशन कास्ट की है, तो आपने क्यों उसको रिकमेंडेशन को? ये बात बड़ी जायज है कि जो ऑडिटर जनरल है उनको दे दी जाए
तो ये उनसे सारे करवाएं। और दूसरी बात जो आप बात करें काजी साहब, आप IPPs की जो बात कर, उसमें भी यही आता है, आपने पेमेंट्स कर दिए 480 रुपया किया है, और आपने बड़ा खूबसूरत फिक्रा आप अक्सर कहते रहते हैं कि आप लोड शेडिंग खरीद रहे हैं 480 रुपया दे के, और भाई मेरे 480 रुपया आपने दिया है, अब मैंने फिक्रा बदल दिया है क्लासर साहब था। अब मैंने फिक्रा बदल दिया, अब मैं कहता हूँ अब हम अंधेरे खरीद रहे हैं। अच्छा, अब एक थोड़ा सा वक्त है, अगर मैं थोड़ा सा लाइन पे हैं हमारे साथ कैसर से जरा, हाँ ये बताइए, जो कल हमने स्टोरी की थी, आप बता रहे हैं 180 लोगों पर कुछ पर्चे हुए हैं, क्या हुआ है, क्या मामला है? और ये जो कलासरा साहब ने लाखों की बात की थी, ये बताइए। वो कह रहे हैं करप्शन का रेट इतना हाई नहीं जितना आप बता रहे हैं। कैसा वैसा है कि पानी चोरी किसान की जी बोले। कल हमने नहरी पानी चोरी की निशानदही की थी, जिस पर महकमा नहार की टीमों ने पानी चोरी के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दर्जन के करीब पानी चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप वगैरह बरामद करते हुए पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। महकमा नहार की जानिब से एक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवाई गई है, जिसमें साबिक वफाकी वजीर वर्क्स लियाकत अब्बास भट्टी के भतीजे, साबिक सूबाई वजीर सकाफत शौकत अली भट्टी के भाई समेत 180 पानी चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। इस रिपोर्ट के बाद इसमें यह भी इंकशाफ किया गया है कि हाफिजाबाद में 500 के करीब ऐसे पानी चोर हैं जिनके कलंदरे बनाकर जो है पीडा के हवाले किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाए गए। दूसरी बात जो क्लासरा साहब ने कल की थी, इस हवाले से बात करूंगा कि हाफिजाबाद में तकरीबन पीडा के जो राजबा हैं उनकी तादाद 12 से 15 है, और 30,000 से लेकर 1,20,000 रुपए तक फी नाल के हिसाब से जो है पैसे लिए जा रहे हैं किसानों से। कल क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी कम था और आपने भी जल्दी जल्दी से सवाल किया, इसलिए मैं पूरी तफसील में नहीं जा सका। जी गाजी साहब। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया क्लासर, बात लाखों तक आ गई है। इस बात लाखों तक आ गई, हम ये बात आपसे पूछते रहेंगे। विल फॉलो द स्टोरी। अब कैसर साहब कह रहे हैं तो चले उनसे फर्दर सवालात नहीं करते, नहीं तो इसमें क्वेरीज तो 2-4 और भी हो सकते, फिर किसी वक्त इनसे गपशप फॉलो अप करेंगे इसका स्टोरी का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लासर साहब, कायद साहब, आप नाज़रीन प्रोग्राम के लिए हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।